नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे। सेबी का एक सर्कुलर जो 31 जुलाई 2025 को आया था और वही सर्कुलर डिटेल के साथ 25 सितंबर 2025 को फिर से जारी किया गया है। इस सर्कुलर ने सिक्योरिटी मार्केट में सेबी इंटरमीडियरी के बीच हड़कंप मचा दिया है। इसमें कहा गया है अब हर सेबी रेगुलेटेड एंटिटी यानी इसमें स्टॉक ब्रोकर शामिल हैं, म्यूचुअल फंड, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज, स्टॉक एक्सचेंजेस, आरए, आईए, पीएमएस, एआईएफ, डिपॉजिटरी, सारे लोग अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी के लिए पूरा एक्सेसिबल बनाएंगे। मतलब हर निवेशक के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आसान और इस्तेमाल लायक होना चाहिए, भले ही वो देख ना सकते हो या लो विजन हो या किसी और प्रकार की डिसेबिलिटी हो। इस वीडियो में हम डिजिटल एक्सेसिबिलिटी सर्कुलर को डिटेल में समझेंगे, आखिर में देखेंगे इसे कैसे कंप्लाई करना है और साथ ही जानेंगे सेबी ने इस नई गाइडलाइंस में क्या-क्या बड़े पॉइंट मिस किए हैं। तो अगर आप स्टॉक ब्रोकर हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हैं, पीएमएस मैनेजर हैं, कंप्लायंस से जुड़े हुए हैं या सिक्योरिटी मार्केट में काम करते हैं, तो ये लीगल कम टेक्निकल जानकारी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, ये सिर्फ सेबी की ही मर्जी नहीं है। 30 अप्रैल 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में एक ऐतिहासिक आदेश दिया है। डिजिटल एक्सेस भी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। यानी डिजिटल इंडिया तभी पूरा है जब सबके लिए एक्सेसिबल हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या-क्या कहा वो हम शॉर्ट में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शंस में कहा सभी रेगुलेटेड एंटिटी को यह जरूरी है कि वो समय-समय पर अपना एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराएं और सर्टिफाइड एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल से। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया कि उसके मेंबर ही सिर्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। अगला, रिस्पोंडेंट अथॉरिटी को सभी रेगुलेटेड एंटिटी को साफ डायरेक्शन देने चाहिए डिजिटल केवाईसी प्रोसेस में थंब इंप्रेशन की इमेज भी एक्सेप्ट की जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए पेपर बेस्ड केवाईसी प्रोसेस भी जारी रखना होगा। यानी स्टॉक ब्रोकर हो, कोई और इंटरमीडियरी हो, उसको मांगने पर फिजिकल फॉर्म से भी अकाउंट खोलना होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा रिस्पोंडेंट अथॉरिटी को विजुअली और हेयरिंग इंपेयर्ड यूजर्स के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, क्लोज कैप्शंस और ऑडियो डिस्क्रिप्शंस के भी ऑप्शन देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंट अथॉरिटी को निर्देश दिए हैं सभी वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस यानी WCAG 2.1 के अनुसार कंप्लाइंट हो। सिक्योरिटी मार्केट को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ी डायरेक्शन दी गई है उसमें कहा गया है एक क्लाइंट ने जिसने एक रेगुलेटेड एंटिटी के साथ केवाईसी कंप्लीट कर लिया है वह अपनी केवाईसी इंफॉर्मेशन सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री के जरिए दूसरी एंटिटी के साथ शेयर करने की अनुमति दे सकते हैं। यानी जो कस्टमर केवाईसी पहले ही कर चुके हैं उन्हें दोबारा केवाईसी करने की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत बड़ा कदम है। याद रखें इस सर्कुलर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई फिक्स डेट नहीं दी थी इन डायरेक्शन को कब कंप्लाई करना है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समझता है ये काफी लंबा और टफ टास्क है। लेकिन सेबी ने बिना प्रॉपर स्टडी किए अनरियलिस्टिक डेडलाइन तय कर दी है जो हम आगे समझेंगे। अब देखते हैं सेबी ने इस केस में क्या कहा था। सेबी ने मास्टर सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा डिजिटल केवाईसी में अगर कोई ई साइन नहीं कर सकता है तो वो क्रॉप सिग्नेचर या आधार ई साइन से भी मान्य होगा। सेबी कहता है डिजिटल केवाईसी ऑप्शनल है। जो लोग देख नहीं सकते हैं या लो विजन है और ई साइन नहीं कर सकते हैं वह फिजिकल केवाईसी में थंब इंप्रेशन यूज कर सकते हैं। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा उनकी वेबसाइट विजुअली इंपेयर्ड यूजर के लिए फुली एक्सेसिबल है और यह आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी डिसेबिलिटी एक्ट और WCAG 2.0 के स्टैंडर्ड के अनुसार बनी है। क्या ऐसा है इसे हम आगे समझेंगे। अगले पॉइंट में सेबी के अनुसार इन पर्सन वेरिफिकेशन के लिए वीडियो ऑप्शन भी अवेलेबल है फिजिकल वेरिफिकेशन के अलावा या अल्टरनेटिव के रूप में। सेबी ने मास्टर सर्कुलर के क्लॉज 61 का हवाला देते हुए कहा कुछ केसेस में इन पर्सन वेरिफिकेशन यानी IPV की जरूरत नहीं होती है। जैसे जब क्लाइंट का KYC आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो IPV दोबारा नहीं करना होगा।
तो देखा जाए सेबी ने अब तक बहुत अच्छा काम किया है डिफरेंटली एबल लोगों को सिक्योरिटी मार्केट का आसान एक्सेस देने में। बाकी सभी रेगुलेटरी अथॉरिटी से कहीं आगे है और इसमें सेबी की तारीफ करनी होगी। अब हम सिक्के की दूसरी साइड भी समझते हैं। सेबी ने कहा वे अब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल यानी IAAP से सर्टिफाइड ऑडिटर से एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराने की प्रोसेस में है। सेबी ने अपने आप ही IIAP को रिकमेंड कर दिया और यहीं से बड़ी समस्या शुरू हो गई। अब हम थोड़ा ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और गूगल करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं IAP की वेबसाइट पर हमें क्या मिला। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो IAP की वेबसाइट देखने पर पता चला ये कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा वेबसाइट पर लिखा है या नहीं? ये आप डिसाइड कीजिए। कुछ फैक्ट देता हूं आगे आपको। यह ऑर्गेनाइजेशन अटलांटा जॉर्जिया यानी अमेरिका में सिचुएटेड है और अब सेबी ने इसे रिकमेंड कर दिया है। मजेदार बात यह है, IIAP की अपनी वेबसाइट खुद ही फुली डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है। हमें कोई शॉर्टकट या एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन नहीं मिले हैं। हाँ, आप खुद जाकर देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पर। काफ़ी सर्च करने के बाद हमें आईआईपी की इंडिया डायरेक्टरी मिली, जिसमें सिर्फ 40 लोगों के नाम थे और कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं थी। जैसा कि इस डायरेक्टरी को हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति ही फ्रीलांस के नाम पे दिखे हैं, बाकी सारे लोग किसी ना किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं। अब सवाल आता है, आखिर ये ऑडिट कौन कर सकता है? तो आईआईपी की वेबसाइट सर्च करने के बाद हमें 5 सर्टिफिकेशन मिले, लेकिन किसी भी सर्टिफिकेशन में ये नहीं लिखा है इसे करने के बाद आप ऑडिट कर सकते हैं। अगले हिस्से में हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दिखाने वाले हैं, जिससे पता चलता है IAAP खुद मानती है वी डू नॉट हैव एन ऑडिटर सर्टिफिकेशन। अब थोड़ा इन सर्टिफिकेशंस की कॉस्टिंग के बारे में समझ लेते हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा ये ऑर्गेनाइजेशन वास्तव में नॉन प्रॉफिट है या प्रॉफिट के लिए है। सारे IIP सर्टिफिकेशन 3 साल के लिए वैलिड होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं IAAP के सर्टिफिकेशन की कॉस्ट की। सबसे पहले है सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन एक्सेसिबिलिटी कोर कॉम्पिटेंसी। इसकी एग्जाम फीस यूएस डॉलर्स में है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप फेल हो गए तो फिर से hefty फीस भरनी पड़ेगी। इसके बाद है वेब एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप फेल हुए तो फिर से भारी फीस भरनी पड़ेगी इस कोर्स में भी। और अगर हाँ, आप सच में डेडिकेटेड हैं तो सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन वेब एक्सेसिबिलिटी यानी CPWA हासिल कर सकते हैं, जो CPACC और WS के बाद दोनों एग्जाम पास करने के बाद मिलता है। मतलब दोस्तों, इतना पैसा और एफर्ट्स, और हाँ, IIP खुद कहती है ये ऑडिट सर्टिफिकेशन नहीं देती है। सोचिए कितनी अर्नी है। हमने IAP के सारे नंबर्स ट्राई किए और उन्हें मेल भी लिखा। अब देखते हैं मेल में हमें क्या जवाब मिला। हमने IIP को मेल किया और बताया हम प्रोफेशनल्स ऑडिटर बनना चाहते हैं। पूछा प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम और प्रिपरेटरी रिसोर्सेज के बारे में। अब देखते हैं उनका क्या जवाब आया था हमको। तो जवाब मिला, वी डू नॉट हैव एन ऑडिटर सर्टिफिकेशन। जी हाँ, वी डू नॉट हैव एन ऑडिटर सर्टिफिकेशन। IAAP के पास कोई ऑडिटर सर्टिफिकेशन नहीं है। IAP के सारे सर्टिफिकेशन देखने के बाद, उनकी डिटेल्स देखने के बाद हमें पता चला किसी भी कोर्स के डिटेल में ये नहीं लिखा है कि उस कोर्स को करने के बाद आप सर्टिफाइड ऑडिटर बन जाएंगे। IIP के पास कोई ऑडिटर सर्टिफिकेशन नहीं है। हाँ, उनके पास इंटरमीडिएट वेब एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट यानी WAS सर्टिफिकेशन है, जिसके लिए 3 से 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी IAAP के पास कोई ऑडिटर सर्टिफिकेशन है ही नहीं, और जो सर्टिफिकेशन करना है वो है वेब एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट, लेकिन उसके लिए भी 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सोचिए ये एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा और सर्टिफिकेशन में एक्सपीरियंस क्यों मांगते हैं, और वो भी बस एक रेंज में। खैर, जब हमारा देश कैपेबल IT इंजीनियर्स, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, CA से भरा हुआ है, तो फिर सेबी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के पीछे क्यों भाग रहा है? सेबी को इस पर बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए। हमने काफ़ी सारे इंटरमीडिएट से बात की है और उन्होंने कहा है इस सर्कुलर के कंप्लायंस को लेकर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और गूगल करने के बाद हमें इंटरनेट पर एक लिस्ट मिली, और वो लिस्ट एक मिनिस्ट्री के पास इम्पैनल्ड हुए ऑडिटर की लिस्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग पूरी कहानी समझे बिना उसी लिस्ट को ही
सभी सेबी इंटरमीडियरी को मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं और उसी लिस्ट को ऑडिटर लिस्ट बता रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं कंप्लायंस कैसे करनी है। स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपनी रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी को देंगे। स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी, पीएमएस, एआईएफ, डिवेंचर ट्रस्टीज, म्यूचुअल फंड, एआईएफ अपनी रिपोर्ट सेबी को देंगे। सेबी को रिपोर्ट करने वाले सभी लोग फॉर्मेट फिल करके स्क्रीन पर दी गई मेल आईडी पर मेल करेंगे। रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बीएससी को रिपोर्ट करेंगे। 25 सितंबर 2025 के सेबी के सर्कुलर के अनुसार हर रेगुलेटेड एंटिटी को 30 सितंबर तक डिजिटल प्लेटफॉर्म की लिस्ट देना जरूरी है। बीएससी ने आरएआईए के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फॉर्म दिया है जिसे आपको 30 सितंबर 2025 तक भरना है और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि इसे कैसे भरना है, जो कि बिल्कुल आसान है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे ये फॉर्म थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, कोई भी किसी का फॉर्म भर सकता है क्योंकि बीएससी ने मेल आईडी या मोबाइल नंबर का कोई भी वैलिडेशन नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं सर्कुलर में डेडलाइंस क्या क्या हैं। सेबी के लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार हर रेगुलेटेड एंटिटी को 30 सितंबर तक अपने इन्वेस्टर के लिए प्रोवाइड किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म की लिस्ट सबमिट करनी है। पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सबमिट करनी थी। सभी रेगुलेटेड एंटिटी को 14 दिसंबर 2025 तक आईएएपी के द्वारा सर्टिफाइड प्रोफेशनल को ऑडिटर अपॉइंट करना है। 30 अप्रैल 2026 तक डिजिटल प्लेटफॉर्म का ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है। ऑडिट की फाइंडिंग को 31 जुलाई 2026 तक रिमेडिएट करना है और सर्कुलर के अनुसार कंप्लायंस सुनिश्चित करना है। 30 अप्रैल 2027 तक सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म की एनुअल एक्सेसिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है और याद रखें, इसी साल से आपको हर साल अपना डिजिटल ऑडिट करना है। आपके वेबसाइट और ऐप में कौन कौन से फीचर मैंडेटरी होने चाहिए? आईएसएल, इंडियन साइन लैंग्वेज, क्लोज कैप्शंस, ऑडियो डिस्क्रिप्शन, इमेजेस पर ऑल टेक्स्ट, टैग्ड पीडीएफ और लॉजिकल रीडिंग ऑर्डर। एक्सेसिबल केवाईसी, ई केवाईसी जैसे वॉइस असिस्टेड या ह्यूमन असिस्टेड वीडियो केवाईसी, ताकि हर यूजर बिना भेदभाव के सर्विस ले सके। अब थोड़ा वेबसाइट्स की कंप्लाइंस समझते हैं। हमने देखा कि आईएएपी की वेबसाइट कंप्लाइंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट काफी हद तक कंप्लाइंट है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। यहाँ स्क्रीन रीडर का लिंक भी दिया जा सकता था और इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी। साथ ही शॉर्टकट जैसे कंट्रोल+U दिए जाते तो और बेहतर होता। सेबी ने अपनी वेबसाइट पर काफी काम किया है, लेकिन वेबसाइट अभी भी इनकम्प्लीट है। बीएससी और एनएससी की वेबसाइट कंप्लायंस आप खुद देख सकते हैं। इससे अच्छा तो यह लिख देते, आवर वेबसाइट इज फुली कंप्लाइंट। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है, जाग जाइए। यानी सर्कुलर दूसरों के लिए नहीं है, सेबी और एक्सचेंजेस के लिए भी चेतावनी है। दोस्तों, अब समय आ गया है हम डिजिटल इंडिया को सच में एक्सेसिबल इंडिया बनाएं। सेबी का ये सर्कुलर और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ कंप्लायंस नहीं है, बल्कि सम्मान और अधिकार की गारंटी है। नमस्कार।